अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने देखना है कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल को हम रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। सो रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि ये किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में हेल्पफुल होता है, और फिर हम देखेंगे इसकी एग्जांपल कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल को एडजस्टिंग एंट्रीज के साथ लिंक करेंगे और इसके हम एग्जांपल देखेंगे। सो क्लास, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, हम इसको रियलाइजेशन प्रिंसिपल भी कहते हैं और रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल भी कहते हैं, इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग दैट गवर्न्स when and how revenue should be recognized in the financial statement. Basically realization principle किस चीज से related है? When and how revenue should be recognized, यानी कि जो रियलाइजेशन प्रिंसिपल है वो रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड है। हमने रेवेन्यू को कब रिकग्नाइज करना है और किस तरह रिकग्नाइज करना है, ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल बताता है। इट स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड एंड रियलाइजेबल रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड। कैश कब मिलता है इस पे हमने नहीं देखना है, बल्कि हमने क्या देखना है कि एक्चुअली रेवेन्यू किस टाइम पीरियड में अर्न किया है। तो रियलाइजेशन प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि रेवेन्यू को हमने रिकॉर्ड करना है व्हेन इट इज अर्न irrespective of cash received or not. Adjusting entries play a crucial role in ensuring that revenue recognition principles are appropriately applied. और हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा है कि एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह से रेवेन्यू को रिकग्नाइज करती हैं। आपने देखा होगा कि हम बाज दफा रेवेन्यू को अनअर्न्ड रेवेन्यू लिखते हैं और फिर जब वो अर्न हो जाता है उसको रिकग्नाइज करते हैं, या बाज दफा अनरिकॉर्डेड अनपेड रेवेन्यू होता है जिसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल के तौर पे शो कराते हैं। तो वो हम देखते हैं बाद के स्लाइड्स में, आज हम उसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। So, in short, revenue recognition principle actually relate to uh, revenue, यानी कि revenue when and how this revenue should be recorded. So, वो हम देखते हैं इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। सबसे पहले हम देखते हैं इसके या आप इनके यूजेस कह लें कि सबसे पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन यूज है वो ये है कि इसकी मदद से अगर हम रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो बेसिकली अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग टाइम पीरियड से लिंक्ड होती है। उसमें जो रेवेन्यूज मौजूद होते हैं वो तमाम रेवेन्यूज एक्चुअली रिकॉर्ड होते हैं व्हेन दे आर अर्न और रियलाइज, नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड, यानी कैश से रिलेटेड नहीं होते। तो दैट्स वाई जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है, और उसमें जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो ट्रू डिपिक्ट हो रही होती है, यानी सही और रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है। उसमें रेवेन्यू यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टाइम पीरियड दिखा रही होती, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है फॉर द ईयर ऑफ 2023, तो इसमें जो रेवेन्यू होता है 2023 में, वो रेवेन्यू एक्चुअली 2023 से ही बिलोंग कर रहा होता है, ना वो रेवेन्यू 2024 का एडवांस लिया हुआ होता है और ना ही वो रिसीवेबल होता है 2022 का। सो एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है। इसका जो सेकंड आप कह लें कि यूज है मैचिंग, वो ये है कि मैचिंग प्रिंसिपल से भी कंप्लायंस होता है। हम कमिंग लेक्चर में मैचिंग प्रिंसिपल भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैचिंग जैसे रियलाइजेशन प्रिंसिपल आपको बताता है व्हेन टू रिकॉर्ड रेवेन्यू
इसी तरह मैचिंग प्रिंसिपल बताता है व्हेन टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, यानी कि ये आपको बताता है एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली एक्सपेंसेस को हमने मैच करना होता है विद द रेवेन्यू अर्न्ड, यानी जिस टाइम पीरियड का रेवेन्यू होता है एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड हम उसको मैच करते हैं। तो बेसिकली मैचिंग प्रिंसिपल भी अलाइन करता है रेवेन्यूज को विद द एक्सपेंसेस, कि जिस टाइम पीरियड का रेवेन्यू है उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगेन फिर मैचिंग प्रिंसिपल और रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के बाद जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है और वो ज़्यादा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिपिक्ट कर रही होती है। उसके बाद एक और यूज है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। तो अगेन जब आप रियलाइजेशन प्रिंसिपल के तहत फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट होती है, यानी उसमें जो भी आप डिस्क्लोज कर रहे होते हैं अबाउट रेवेन्यू, वो रेवेन्यू की टाइमिंग और नेचर जो है वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, यानी जिस टाइम से बिलोंग करता है उस टाइम से हम उस टाइम पे उसको मैच करके या उस टाइम पे हम उसको रिकग्नाइज करते हैं। देन कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, जब आप हर साल आप रियलाइजेशन प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे, हर साल रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, तो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बनेगी, स्पेशली वो क्या होगी, वो कंसिस्टेंट होगी, यानी हम हर हर साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी वो सेम रूल्स को बना के सेम रूल्स को फॉलो करते हुए बनाई जाएगी। इस वजह से फिर वो कंपेरेबिलिटी भी होती है, यानी आप उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। देन अगेन जो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल है या रियलाइजेशन प्रिंसिपल है, ये वन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बाय गैप या आईएफआरएस, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के तहत है। तो जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के तहत या रियलाइजेशन के प्रिंसिपल के तहत, तो आप इन स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर रहे हैं, यानी इसकी कंप्लायंस भी हो रही है। अच्छा, एक और इसका यूज है रेवेन्यू रिकग्निशन का, वो ये है कि इससे हमें फाइनेंशियल रिस्क को मिटिगेट करने में आसानी होती है। फाइनेंशियल रिस्क को हम किस तरह मिटिगेट करते हैं कि हम इसमें जब हम रियलाइजेशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे हैं सिर्फ उसी टाइम पीरियड का जिस टाइम पीरियड से वो बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि इनएक्यूरेट या प्री मैच्योर रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो नहीं करती है, और हमारा जो रेवेन्यू है वो बेसिकली अलाइन करता है रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश कलेक्शन। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो मिसलीडिंग नहीं होती है, इस वजह से हम फाइनेंशियल रिस्क से भी मिटिगेट कर लेते हैं। और फिर लास्ट में हमारे पास एक और इसका एडवांटेज होता है, जाहिर सी बात है कि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू बना रहे हैं, फेयर बना रहे हैं, फ्री ऑफ एरर बना रहे हैं, तो हमारी डिसीजन मेकिंग भी क्या होगी, हमारी डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्म्ड होगी, हमारी डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट और रिलायबल होगी। हम हर तरह के स्ट्रेटेजिक प्लान भी बना सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन भी हम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं और ऑपरेशनल प्लानिंग भी आराम से कर सकते हैं। सो ये हमारा मेन एडवांटेज होता है जब हम यानी कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल के तहत। सो रियलाइजेशन प्रिंसिपल इज अबाउट रेवेन्यू रिकग्निशन, यानी कि इसको हम देखते हैं कि रेवेन्यू हम कब रिकग्नाइज करते हैं। सो इसी से रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल है। पहली एग्जाम्पल है मेंबरशिप ड्यूज अर्न इन दिसंबर फॉर कलेक्शन रिसीव्ड इन जनवरी, यानी इसी साल के शुरू में हमें कलेक्शन रिसीव्ड हो गई थी, लेकिन उसको हमने अर्न कब किया है, यानी सर्विस कब प्रोवाइड की है, दिसंबर के महीने में सर्विस प्रोवाइड की है। तो इसको हमने रिकग्नाइज कब करना है, यानी हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। एट दैट टाइम जनवरी की जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त जो हमें ये रेवेन्यू मिले थे ये एडवांस रेवेन्यू मिले थे, तो एडवांस रेवेन्यू को उस वक्त हमने क्या रिकॉर्ड किया था, उस वक्त हमने इसको रिकॉर्ड किया था अनअर्न
रेवेन्यू, क्योंकि हमने अर्न नहीं किया था ना, वो हमारा रेवेन्यू था भी नहीं। इसी वजह से अनअर्न रेवेन्यू यानी हमने उसको लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया था। अब दिसंबर को $106 का रेवेन्यू अर्न हो गया है, तो अब हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे। और हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सबसे पहले हम लायबिलिटी खत्म कर देंगे, क्योंकि कैश तो नहीं मिल रहा। कैश तो हमें जनवरी में मिल गया। कैश मिल रहा होता तो कैश हम डेबिट कर देते, लेकिन वो हमें जनवरी में मिल गया। तो अब हम यहाँ पे अनअर्न्ड रेवेन्यू डेबिट करेंगे बाय 106,000 से, और क्रेडिट हम क्या कर देंगे? क्रेडिट हम कर देंगे रेवेन्यू अर्न्ड, यानी कि आपने रेवेन्यू क्या किया है? अर्न किया है, जिसको आप मेंबरशिप ड्यूज कह लें, मेंबरशिप फीस कह लें। तो ये हमारा क्रेडिट हो गया बाय 106,000। तो ये जो आपने रेवेन्यू अर्न किया है, बेसिकली दिस रेवेन्यू, ये जो रेवेन्यू हमने यहाँ पे रिकग्नाइज किया है, तो ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल या रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के अगेंस्ट किया है। बिल्कुल इसी तरह एक और हमारे पास एग्जाम्पल है रियलाइजेशन प्रिंसिपल या रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल से रिलेटेड। वो ये है कि द यूनिवर्सिटी गोल्फ टीम यूज फ्लोरिडा पाम्स फॉर ए टूर्नामेंट प्लेड ऑन दिसंबर फॉर द करंट ईयर, यानी कि दिसंबर 30 को उन्होंने क्या किया? एक गेम प्ले किया, एक गोल्फ टीम ने गेम प्ले किया फ्लोरिडा पाम्स का। जो गोल्फ कोर्स है वो उन्होंने यूज किया एट दिसंबर 31, यानी अगले ही दिन 1800 टीम ने ओ किया, और इन्होंने ये फीस किसको अब देनी है? ये फीस इनको देनी है जो फ्लोरिडा पाम्स है। बट दिस had not yet been recorded or built, अभी इसको रिकॉर्ड या बिल्ड नहीं किया है। तो हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू रिकग्निशन ये कहता है कि जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड हो, हमने उसको रिकॉर्ड करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और नॉट। तो कैश तो नहीं मिला, मिलने वाला है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल्स हमारे पास डेबिट हो जाएगा 1800 से, और हम रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे। रेवेन्यू रिकग्नाइज करने का मतलब है कि आप इसको गोल्फ फीस कह लें, या इसको आप रेवेन्यू अर्न कह लें। तो आपने रेवेन्यू अर्न किया है, बाय नेचर रेवेन्यू अर्न क्रेडिट होता है 1800 का। तो अब आप रियलाइजेशन प्रिंसिपल आप देख लें कि रेवेन्यू हमने क्या किया है? हमने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया है, पैसे मिले हों या ना मिले हों। सो दैट्स इट। इन शॉर्ट हमने इसमें इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल को हमने डिस्कस किया कि रेवेन्यू हम कब रिकग्नाइज करते हैं, और हमने देखा कि रेवेन्यू को हम रिकग्नाइज करते हैं व्हेन इट इज अर्न, बेसिकली इट बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो हम उस पीरियड में उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। व्हेन एंड हाउ रेवेन्यूज आर रिकग्नाइज, ये आपको रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल बताता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर। टेक केयर क्लास।